Jai Hind, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. आज के सेशन में हम सभी चर्चा करने वाले हैं शिशुनाग वंश को। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आई थिंक कि लेक्चर नंबर 6 है हमारा। ओके, इससे पहले 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं बिहार स्पेशल सीरीज को लेकर के, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ओके, शिशुनाग वंश और नंद वंश आज की सीरीज में हम सभी यही देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 में हम सभी शिशुनाग वंश और नंद वंश को देखेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास के अंतर्गत। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि आप बिहार एसएससी सीजीएल 4th की प्रिपरेशन में हैं, बिहार एसएससी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही यदि आप बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार एसआई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उसमें यह जो सेशन है हमारा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिहार स्पेशल सीरीज के अंतर्गत ये लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 में हम सभी शिशुनाग वंश को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शिशुनाग वंश में हम यह देखेंगे शिशुनाग वंश की स्थापना जो है वो नाग दशक। ओके, शिशुनाग जो थे वो क्या थे, तो हर्यक वंश के सेनापति थे और इन्होंने क्या किया था, नाग दशक की हत्या करके, किसकी हत्या करके, नाग दशक की हत्या करके एक वंश की स्थापना करा जिसका नाम रखा अपने ही नाम पर शिशुनाग। ओके, शिशुनाग इस वंश का स्थापना किए थे और शिशुनाग द्वारा ही गंगा के उत्तर में जो इसकी राजधानी है वो वैशाली बनाया गया था। इससे पहले वैशाली राजधानी नहीं हुआ करता था, इससे पहले राजधानी जो है वो राजगृह हुआ करता था और जो उदयन थे वो इस राजधानी को पाटलिपुत्र रखे थे। कहाँ रखे थे, पाटलिपुत्र रखे थे। लेकिन पहली बार शिशुनाग द्वारा ही जो राजधानी है वो उत्तर बिहार में परिवर्तन करके लाया गया और वैशाली में रखा गया। इसके बाद आप यह देखेंगे कालाशोक। ओके, कालाशोक एक प्रतापी शासक था। शिशुनाग के बाद कालाशोक आते हैं। कालाशोक एक प्रतापी शासक थे और एक योग्य शासक भी थे। ये राजधानी परिवर्तन करके मगध की राजधानी फिर से कहाँ ले गए, पाटलिपुत्र ही ले गए। कालाशोक को क्या कहा जाता है, काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक को काकवर्ण भी कहते हैं। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में। कहाँ, वैशाली में हुआ था। और साथ ही 383 ईसा पूर्व। ओके, 383 ईसा पूर्व में कालाशोक द्वारा 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति, क्या द्वितीय सेकेंड बौद्ध संगीति जो है वो कराया गया था। किसके द्वारा, कालाशोक के द्वारा। कहाँ कराया गया था, वैशाली में। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी जो है, मगध की जो राजधानी है वो बनाया तो पाटलिपुत्र को था, लेकिन जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो कहाँ कराया गया था, वैशाली में। ओके, कब कराया गया था, 383 ईसा पूर्व में। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ये फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ओके, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। ओके, नेक्स्ट जो याद रखने का है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय इस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सवाकामी। क्या नाम था, सवाकामी नाम था। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे इस वंश के अंतिम इस वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था महानंदी या नंदीवर्धन। क्या नाम था, इस वंश के अंतिम शासक का नाम महानंदी या नंदीवर्मन था। क्या था, नंदीवर्मन या नंदीवर्धन। ओके, इसी वंश के सेनापति थे जिनका नाम था महापद्मनंद। ओके, इसी वंश के, किस वंश के, शिशुनाग वंश के सेनापति थे जिनका नाम था महापद्मनंद। इन्होंने क्या किया था कि इस वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था नंदीवर्धन, उन्हीं की हत्या कर दी और इस वंश को क्या किया, समाप्त कर दिया। इस तरीके से जो शिशुनाग वंश है उसका पतन हो गया, शिशुनाग वंश समाप्त हो गया। ओके, शिशुनाग वंश जो है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए इसको एक बार फिर से, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग के बाद इसके जो शासक हुए कालाशोक ने क्या कराया, द्वितीय बौद्ध संगीति। क्या कराया, द्वितीय बौद्ध संगीति। कब कराया, 383 BC में। ओके, कहाँ कराया, वैशाली में। कहाँ कराया, वैशाली में। शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ रखी, पाटलिपुत्र। कहाँ रखी राजधानी, पाटलिपुत्र। इसके बाद कालाशोक के बाद इसके शासक कौन बने, ओके, नंदीवर्धन या महानंदी लिख देते हैं। ओके, महानंदी इस वंश के सेनापति कौन थे, उनका नाम था महापद्मनंद। क्या नाम था,
महापद्मनन, और महापद्मनन ने ही क्या किया था कि नंदीवर्धन की हत्या कर दी और शिशुनाग वंश को समाप्त कर दिया। इस तरीके से हमारा शिशुनाग वंश है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे नंद वंश को। किसको? ये भी छोटा सा टॉपिक है। नंद वंश में आप यह देखेंगे, ओके, नंद वंश में आप यह देखेंगे कि अब तो शिशुनाग वंश समाप्त हो गया है। शिशुनाग वंश को समाप्त करने वाले कौन है? तो यही महापद्मनंद है, जिन्होंने उनके जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था महानंदी या फिर नंदीवर्मन या फिर नंदीवर्धन। ओके, उनका क्या किया था? इन्होंने हत्या कर दी थी और महापद्मनंद द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी? महापद्मनंद के द्वारा ही नंद वंश की स्थापना की गई थी। ओके, इसके बाद आप यह याद रखेंगे इनका प्रण था। ओके, ये गैर क्षत्रिय थे। ये किस वंश से थे? गैर क्षत्रिय शासक थे। इससे पहले जो शासक थे वो क्षत्रिय शासक थे, लेकिन ये गैर क्षत्रिय शासक थे और इनका प्रण था सभी क्षत्रियों का नाश करना। क्षत्रियों का नाश करना इनका प्रण था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इसीलिए इनको कहा जाता है सर्व क्षत्रांतक। क्या कहा जाता है? सर्व क्षत्रांतक, जिसका अर्थ क्या होता है? क्षत्रियों का नाश करने वाला, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। किसको कहा जाता है? महापद्मनंद को। ओके, महापद्मनंद को। ओके, महापद्मनंद को क्या कहा जाता है? महापद्मनंद को कहा जाता है सर्व क्षत्रांतक या फिर सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। महापद्मनंद, ओके, महापद्मनंद पहला मगध शासक था जो कलिंग उड़ीसा को मगध में शामिल किया था। किसको शामिल किया था? कलिंग उड़ीसा को मगध में शामिल किया था। ओके, कलिंग उड़ीसा को मगध में शामिल किया था। ओके, इसके बाद आप ये क्या देखेंगे? इसके बाद आप देखेंगे कि इसी समय इन्हें एक रात की उपाधि भी मिली थी। एक रात का मतलब होता है वीर शासक। क्या होता है? वीर शासक की उपाधि जो है इसी समय इनको मिला था। महापद्मनंद को द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। इनको क्या क्या कहा जाता है सो एक बार याद कीजिए। महापद्मनंद को सर्व क्षत्रांतक, एक रात और द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। नंद वंश जो है इसमें कुल कितने शासक हुए? तो नंद वंश में कुल 9 शासक हुए। आप इसको याद रखेंगे। ओके, नंद वंश में कुल 9 शासक हुए। कितने शासक हुए? 9 शासक हुए। घनानंद, ओके, घनानंद जो थे इस वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? घनानंद या धनानंद जो नाम है वो इस वंश के अंतिम शासक थे, जो कि वो भी क्या थे? गैर क्षत्रिय ही थे। घनानंद महापद्मनंद से भी ज़्यादा घमंडी और क्रूर शासक था। ओके, इनका एक कहानी है कि घनानंद के समय में कौन पहुँचे थे? तो इन्हीं के समय में एक चाणक्य जो है वो पहुँचे थे। चाणक्य जो है वो कहाँ के निवासी थे? चाणक्य तक्षशिला के निवासी थे। चाणक्य आप जानते हैं महाविद्वान हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। और चाणक्य का ही अन्य नाम यदि आप देखते हैं तो विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य या कौटिल्य देखने को मिलता है। ओके, तो क्या है कि ये जब पहुँचे घनानंद के दरबार में तो घनानंद ने इनका अपमान करा। ओके, घनानंद ने इनका अपमान करा और घनानंद के अपमान से इन्होंने क्या किया कि ये जब गए दरबार से इनको बाहर निकाल लिया गया। और जब दरबार से ये बाहर निकले तो इन्होंने सोचा कि इस वंश का क्या करना है? अंत करना है। और चाणक्य ने ही एक योद्धा तैयार किया जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरीके से क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया और इसके बाद जो क्या है मौर्य वंश के स्थापना हो गई और जो नंद वंश है वो समाप्त हो गया। चाणक्य का उद्देश्य जो था वो था अखंड भारत का निर्माण करना। ओके, चाणक्य का उद्देश्य था अखंड भारत का निर्माण करना और इसी बारे में सुझाव देने आए तो घनानंद बोलते हैं कि मतलब कि ये क्रूर और घमंडी था तो इसको दूसरे का बात समझ में आता नहीं था और ये इस उद्देश्य से पहुँचे थे कि अखंड भारत का निर्माण किया जा सके। लेकिन इन्होंने कहा कि हम इतने बड़े शासक हैं तो मेरे पास दिमाग नहीं कि आप हमको दिमाग देने आए हैं। इस तरीके से इन्होंने इनका अपमान करा और घनानंद ने ब्राह्मण चाणक्य का क्या किया? अपमान किया करके दरबार से बाहर निकाल दिया। और 326 बीसी में, कब? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय इनके इधर आक्रमण नहीं हो पाया था क्योंकि सिकंदर की जो सेना है वो व्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी। और जब व्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी तो इस कारण से मगध के शासक के साथ सिकंदर का कोई युद्ध हुआ ही नहीं। आप जानते हैं सिकंदर जो है विश्व विजेता है। अगर ये युद्ध करता तो क्या है
कि व्यास नदी को यदि पार कर जाता तो मगध पर भी अपना शासन कर लेता, लेकिन ये मगध पर अपना शासन नहीं कर पाया क्योंकि ये व्यास नदी को पार नहीं कर पाया किसी कारण से। ओके, इसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न है। ओके, उसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। जब व्यास नदी को पार नहीं कर पाई तो घनानंद पूरे दरबार में कहने लगा कि सिकंदर विश्व विजेता है और हमसे डर करके भाग गया है। घनानंद क्या कहने लगा कि हमसे डर करके भाग गया है, सिकंदर विश्व विजेता अपने आप को बताता है, जो हमसे युद्ध नहीं कर सकता, मतलब सबसे क्रूर सबसे प्रतापी शासक हम ही है। और इसी घमंड में इन्होंने क्या किया था, चाणक्य का अपमान कर दिया था। अब क्या है कि सिकंदर का इसके साथ कोई युद्ध नहीं हुआ, सिकंदर अपनी सेना को लेकर के वापस लौट गया था। ओके, इसके बाद आप यह देखेंगे कि इसके बाद जो है घनानंद, ओके, इसके बाद आपको यही देखना है। ये जो स्लाइड है थोड़ा सा उल्टा हो गया, आप इसको समझा देते हैं। घनानंद जो थे इन्होंने किसका अपमान करा था, चाणक्य का अपमान करा था। तो चाणक्य ने क्या किया कि एक योद्धा तैयार किया जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वही घनानंद के राजवंश को समाप्त करता है और अपने राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम है मौर्य वंश। ओके, और मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश नहीं, आप इसको मौर्य साम्राज्य कहिएगा क्योंकि ये इसमें काफ़ी प्रतापी शासक हुए और काफ़ी दिनों तक यह साम्राज्य जो है वो चला है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम सभी, नेक्स्ट सेशन में हम सभी डिस्कस करेंगे मौर्य वंश। क्या डिस्कस करेंगे, मौर्य वंश। आज के सेशन में इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।